हेलो गाइस, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। हम लोग 9th की केमिस्ट्री कर रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम हम पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूल आज में स्टार्ट करना है। सो प्लीज इफ यू आर फर्स्ट टाइम इन आवर वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और जितने भी लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें यार, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कई बार कह चुका हूं, तो प्लीज पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो भूलें ही नहीं, साथ में कमेंट करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, तो इसको भी जरूर कर दें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल, हेंस लेट्स बिगिन। ओके, तो अगला जो टॉपिक आता है तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था एटम, ठीक है। एटम्स स्मॉलेस्ट एंटाइटी जो कि फ्री रह सकते हैं, फ्री नहीं रह सकते हैं, बट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फंडामेंटल यूनिट है, कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये जो एटम्स होते हैं ये इंडिविजुअली नहीं रह सकते। जैसे ये सब एटम्स है, ये बहुत सारे एटम्स मैं कह रहा हूं, ये एटम हो गए सारे एक ही टाइप के एटम। मान लो ये हाइड्रोजन के एटम्स है। किसके एटम्स है? हाइड्रोजन के एटम्स, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, तो एटम जो होता है वो अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा ग्रुपिंग में एग्जिस्ट करता है। मतलब किसी न किसी अपने ही एटम के साथ जुड़ के रहेगा, या फिर किसी न किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ जाएगा, दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ जाएगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि टॉपिक है हमारे लिए, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। तो एक्चुअली जो एटम्स एग्जिस्ट करते हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, आइए समझते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, डेफिनेशन लिख लीजिए पहले कि टू और मोर देन टू एटम्स, टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए एटम का हमेशा होता है सिंबल, क्या होता है? एटम का हमेशा होता है सिंबल, और जो मॉलिक्यूल होता है उसका हमेशा होता है फॉर्मूला। क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे अगर आप पहले एग्जांपल से समझिए, पहले मान लीजिए NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो ये सब हमारे क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स हो गए। क्या हो गए? मॉलिक्यूल हो गए। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल हो गया, ये सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट, नमक जो होता है घर में, उसका एक मॉलिक्यूल हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हो गया, और ये वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो आप देखिए कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन करके रहते हैं जब, तो उससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। NaCl क्या है? सोडियम का एक एटम, देखो सब जितना है उतने, तो सोडियम का एक और क्लोरीन का एक एटम आपस में कंबाइन करके NaCl यानी कॉमन सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे H2SO4 की बात करें तो हाइड्रोजन के दो एटम, सल्फर का एक एटम और ऑक्सीजन के चार एटम्स, हाइड्रोजन के दो, सल्फर का एक और ऑक्सीजन के चार एटम्स आपस में कंबाइन करके एक साथ रहेंगे और बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बनेगा। H2O की अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम कंबाइन करेंगे और क्या बनेगा? वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। क्योंकि याद करिए, जब आपने एटम की डेफिनेशन पढ़ी थी, जब आपने एटम की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पर हमने बोला था कि एटम्स कैन टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। जो एटम होता है, एटम कैन टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, एटम किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो किसी भी रिएक्शन में पार्ट लेता है, लेकिन एटम्स कैन नॉट लिव फ्री। एटम जो होते हैं वो फ्री नहीं रह सकते, अकेले नहीं रह सकते, वो हमेशा किसी न किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके ही रहेंगे। अब वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी कंबाइन करके रह सकते हैं, चार भी रह सकते हैं, पांच भी रह सकते हैं। इट इज लाइक फैमिली, कि जैसे अगर इंसान की बात की जाए, ह्यूमैनिटी की बात की जाए, तो अगर मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य यानी ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो हर इंडिविजुअल पर्सनालिटी एक ह्यूमन बीइंग है। तो हम सभी एक प्रकार से क्या हो गए? एटम्स हो गए। क्या हो गए? एटम्स हो गए। लेकिन ह्यूमन की टेंडेंसी आप जानते हो, कुछ लोगों को छोड़ देते हैं,
तो मान लीजिए कि ह्यूमन की जो प्राइमरी टेंडेंसी ये है कि वो अकेले नहीं रहते, अकेले नहीं रहते, हमेशा हम लोग फैमिलीज के फॉर्म में रहते हैं। हमारी फैमिली, अच्छा फैमिली में जरूरी नहीं है कि 2 ही लोग हो, 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो एटम इज लाइक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग एंड मॉलिक्यूल इज लाइक अ फैमिली, मॉलिक्यूल इज लाइक अ फैमिली। तो फैमिली हमेशा ग्रुप में रहती है। तो फैमिली कैसे बनती है? 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह एटम में 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अच्छा देखिए, अब इसमें क्या है कि एटम की जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कार्बन की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन जब ये मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल बना लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ना ही कार्बन से मैच करेंगी और ना ही ऑक्सीजन से मैच करेंगी, इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। समझ रहे हैं आप? तो सबसे छोटा हो गया एटम। जब एटम्स ग्रुप में कंबाइन करेंगे तो उससे बनेगा क्या? मॉलिक्यूल। तो अगर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होगी? तो दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच कैन लिव फ्री, जो कि फ्री रह सकता है लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका रीजन है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एटम्स होते हैं, चाहे कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, सोडियम हो, कोई भी एटम हो किसी का भी, तो इन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है या एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये किसी ना किसी दूसरे के पास जाते हैं। मान लो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो कम वाले के पास जाएगा, जिसके पास कम है वो ज्यादा वाले को ढूंढेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह से ढूंढ के रिएक्शन करते हैं और ग्रुप बना के मॉलिक्यूल बना लेते हैं, है ना। लेकिन मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल जब बन गया तो इसका मतलब इन लोगों ने एक दूसरे की नीड को पूरा कर दिया। इनके पास कम रहे होंगे, मान लीजिए इनके पास ज्यादा रहे होंगे, तो किसी ने किसी को दे दिया और एक दूसरे को ले देके इन्होंने एक मॉलिक्यूल बना लिया। अब क्योंकि अब इनको जरूरत नहीं है तो अब ये क्या रहेगा? स्टेबल है। तो अब ये किसी के साथ रिएक्शन करने नहीं जाएगा, किसी के साथ कंबाइन करने नहीं जाएगा। अगर रिएक्शन होगी भी तो कब होगी? जब कार्बन इससे अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन इससे अलग हो जाएगा, फिर से एटम जब बन जाएगा तब वो किसी और के साथ जाके रिएक्शन करने जाएगा। लेकिन जब तक आपस में जुड़े हुए तब तक किसी के साथ ये रिएक्शन करने नहीं जाएंगे, ब्रेक नहीं होंगे, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो एटम्स कैन participate in a reaction, molecule cannot participate in a reaction. Atoms cannot live free but molecules can live free. क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो क्या कहता, हाँ ठीक है। तो एटम्स ऐसे होते हैं और मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? तो एटम्स एग्जिस्ट in the forms of molecules. Atoms exist in the form of molecules. अब देखिए, मॉलिक्यूल्स भी 2 टाइप के बनते हैं। तो इतनी बात तो आपको क्लियर होगी कि जैसे एटम्स हैं, ये रहे एटम्स, बहुत सारे एटम्स, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, ये कैसे हैं? क्या कहलाएगा? एलिमेंट, ठीक है। अब एटम्स कंबाइन कर रहे हैं किसी के साथ, मान लो ये 3 इस तरह से, तो अब ये क्या हो गए? ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। तो ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कंपाउंड। जैसे H2O मॉलिक्यूल हो गया तो H2O मॉलिक्यूल का पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा? वाटर कंपाउंड कहलाएगा। H2SO4 एक मॉलिक्यूल हो गया और H2SO4 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ होंगे, क्या कहलाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड कहलाएगा, ठीक है। या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक मॉलिक्यूल हो गया और CO2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है। तो कंपाउंड्स के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स के अंदर होते हैं एटम्स, ठीक है।
अब सेम टाइप के वो मैंने आपको बता ही दिया कि सेम टाइप में, तो एक मॉलिक्यूल में देखते हैं वैरायटी। आइए देखिए, अब मॉलिक्यूल में क्या होता है, मॉलिक्यूल में एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं। तो देखिए, अगर जैसे कि नॉर्मली मॉलिक्यूल बनता है टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। जैसे मान लो हाइड्रोजन की 2 ऑक्सीजन का एक एटम आया तो वाटर मॉलिक्यूल बन गया, कार्बन का एक ऑक्सीजन की 2 आए तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। और हाइड्रोजन का एक, क्लोरीन का एक एटम आया तो HCl का मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। कुछ भी आप ले लीजिए, CaCl2, तो कैल्शियम का एक एटम और क्लोरीन के 2 एटम आए और मिलके कैल्शियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो यहां पर देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, सेम एटम कंबाइन नहीं कर रहे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम है यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम है, यहाँ कैल्शियम और क्लोरीन के एटम्स हैं। अगर NaNO3 की बात करें, ये भी ले लेते हैं, चलिए, ये भी एक मॉलिक्यूल है, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के एटम्स है यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल तो बन गया, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि मॉलिक्यूल जो हो वो मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप के एटम ही आगे कंबाइन किए हो या डिफरेंट ही किए हो। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं O2 की, तो O2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ही 2 एटम आपस में आके कंबाइन कर गए। Cl2 की बात करूं तो क्लोरीन और क्लोरीन के ही 2 एटम आके कंबाइन कर गए। या N2 की बात करूं तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ही 2 एटम आके आपस में कंबाइन कर गए। O3 की बात करूं तो ओजोन है, तो ओजोन में क्या है, ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में आके कंबाइन कर गए। तो मॉलिक्यूल बनने के लिए अलग अलग एटम्स भी आके कंबाइन कर सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम भी कंबाइन कर सकते हैं और सेम टाइप के एलिमेंट्स के एटम भी कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर कभी सेम टाइप के एलिमेंट के एटम कंबाइन कर रहे हो तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को नाम दे दिया जाता है एलिमेंट मॉलिक्यूल। क्या नाम दे दिया जाता है, एलिमेंट मॉलिक्यूल। एलिमेंट मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो एक ही एलिमेंट के सारे एटम हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, O2 हो गया, क्लोरीन, ये जितने ये डायटोमिक गैसेस हो गई, ये ट्रायटोमिक गैस हो गई, तो ये सब हमारे इस तरह से। तो एलिमेंट मॉलिक्यूल बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है। एलिमेंट मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं कि एलिमेंट ही मॉलिक्यूल हो गया। एलिमेंट मॉलिक्यूल का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर जो एटम्स हैं वो एक ही टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। बाकी कंपाउंड ये भी है और कंपाउंड ये भी है, सभी कंपाउंड्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक कंपाउंड है दूसरा कंपाउंड नहीं है। आई होप मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग क्या लीजिए बेटा, कैलकुलेटिंग एटॉमिक रेशियो एंड मास रेशियो। एटॉमिक रेशियो एंड मास रेशियो। कोई भी कंपाउंड होता है तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, वो सेम टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं। तो उनका रेशियो निकालना होता है। तो एक होता है एटॉमिक रेशियो, दूसरा होता है मास रेशियो। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले एटॉमिक रेशियो निकालते हैं। तो एटॉमिक रेशियो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हर एक टाइप का जो एटम है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हर एक टाइप का जो एटम है उनका कितना नंबर है, उनका रेशियो, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो। तो जैसे यहाँ पर कौन कौन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन के कितना एटम है, 1 एटम है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर 1:2 के एटॉमिक रेशियो में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं बात करूं H2SO4 की, तो इसके एटॉमिक रेशियो की बात करूं तो H2SO4 के एटॉमिक रेशियो की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर देखिए कौन कौन से एटम्स हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है।
कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। सल्फर के कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में? एक ही एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 4 एटम है। तो इनका रेशियो हो जाएगा 2:1:4, यानी कि जब हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन 2:1:4 के एटॉमिक रेशियो में कंबाइन करते हैं तब हमारा क्या बनके तैयार होता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनके तैयार होता है। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? अब देखिए इन्हीं का मास रेशियो निकाल लेते हैं। तो मास रेशियो कैसे निकलेगा इसका? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में मास रेशियो की बात करें तो मास रेशियो का मतलब क्या है? यहां पर हम कितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन कर रहे हैं इंडिविजुअली, उसका रेशियो निकाल रहे थे। यहां पर हम निकालेंगे कि हर टाइप का जो एटम है, इंडिविजुअल टाइप के जो एटम्स है, उनके कितने मासेस कंबाइन कर रहे हैं। यहां पर कार्बन का अगर बात करें, कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। मास कितना होता है कार्बन का? 12 होता है, तो 12 AMU हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो कितनी ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो 16 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 32 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का जो मास हो गया इतना। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 12 AMU कार्बन है और 32 AMU क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इनका मास रेशियो क्या हो जाएगा? मास रेशियो ऑफ किसका? कार्बन एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 12 हो गया कार्बन, 32 हो गया ऑक्सीजन, तो ये हो गया रेशियो इसका 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के मास रेशियो में कंबाइन करेंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर मास रेशियो के लैंग्वेज में बोले, अगर एटॉमिक रेशियो के लैंग्वेज में बोले तो जब कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 के एटॉमिक रेशियो में कंबाइन करेंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनेगा। आगे बात समझ में? H2SO4 का मास रेशियो निकाल लेते हैं। चलिए आइए निकालते हैं मास रेशियो ऑफ H2SO4 कैसे निकलेगा, आइए देखिए। तो यहां पर कौन कौन है? H2SO4। तो मास ऑफ हाइड्रोजन मैंने देखिए इसमें कितना है? तो कितना हाइड्रोजन है बेटा? हाइड्रोजन का ये 1 होता है एटॉमिक मास। कितने एटम्स है? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 AMU हाइड्रोजन हो गए। अब बात करें मास और कौन है? सल्फर है, तो मास ऑफ सल्फर की बात कर लेते हैं। तो सल्फर का एक एटम है, सल्फर का मास होता है 32, तो 32 इंटू 8 32 AMU। ठीक है, अगला हमारा आता है कौन? ऑक्सीजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, तो 64 AMU ऑक्सीजन होंगे। तो यानी कि इनका जो मास रेशियो क्या हो जाएगा? तो पहले आप इंडिविजुअल मासेस निकाल लीजिए, सबका कितना कितना है, बस उनका रेशियो निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन। 2 AMU हाइड्रोजन, 32 AMU सल्फर, 64 AMU ऑक्सीजन। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 रेशियो, 2 1 जा 2 6 जा रेशियो, 2 3 जा 2 2 जा। यानी कि हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो आएगा वो आएगा 1:16:32। तो जब हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन 1:16:32 के मास रेशियो में कंबाइन करेंगे तब क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। या फिर बोल सकते हैं जब हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन 2:1:4, H2SO4 है ना, तो एटॉमिक रेशियो क्या हो गया? 2:1:4, या फिर 2:1:4 के एटॉमिक रेशियो में कंबाइन करेंगे तब H2SO4 का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो आई होप आपको एटॉमिक रेशियो और मास रेशियो दोनों कैलकुलेट करना आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कर लेते हैं एटॉमिक और मास रेशियो का क्वेश्चन, और इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आपका लिखा हुआ है पोटाश आयन का। इसका लिखा हुआ है
जिसको घर में हम लोग बहुत प्यार से फिटकरी भी कहते हैं। अब बोला गया इसमें एटम्स का एटॉमिक रेशियो भी निकालिए और मास रेशियो भी निकालिए। तो पहले एटॉमिक रेशियो निकालिए। एटॉमिक रेशियो निकालते हैं। तो पहले देखिए इंडिविजुअल कौन कौन से एटम्स हैं। तो पोटेशियम का एटम है, सल्फर का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, एल्यूमिनियम का एटम है, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन का एटम है। इतने टाइप के एटम्स इसमें कंबाइन किए। अब देखें कितना कितना एटम है एक मॉलिक्यूल में। तो पोटेशियम का टोटल 2 ही है, तो ये 2 हो गए। सल्फर 1 यहां है और 3 यहां है, तो 3 1 4 हो गया, तो 4 सल्फर के एटम्स हो गए। अच्छा ऑक्सीजन देखें तो 4 यहां है और 4 3 12, तो 12 और 4 कितना हो गया 16 16 हो गए और 24 यहां है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 24 और 16 यानी कि 40। तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स है इसके अंदर 40 एटम्स है। ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के देखें तो यहाँ पर 3 2 6 भाई 2 है और बाहर बहुत है तो 6 हो गए, तो 6 एल्यूमिनियम के एटम्स हो गए। ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो 24 2 हो जाएगा 48, तो हाइड्रोजन के 48 एटम्स। ठीक है। तो इनका अगर हम एटॉमिक रेशियो निकालें तो बस रेशियो लगा दीजिए इसे, है ना। अब किसी से कट रहा है तो काट दीजिए, बिल्कुल 2 से कट रहा है सर, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 20 जा 40, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो यानी कि जो एटॉमिक रेशियो आ गया फिटकरी में पोटाश आयन में पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का, तो वो आएगा 1:2:3:24, यानी कि इनके इतने इनके जो एटम्स हैं पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन, इनके एटम्स 1:2:3:24 के रेशियो में जब कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा फिटकरी बनेगी, यानी कि पोटाश आयन बनेगा। आई होप आपको बात मेरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं सारे एटम्स का मास रेशियो। क्या निकालते हैं मास रेशियो, आइए निकालते हैं मास रेशियो। मान लीजिए कैलकुलेट करना है तो मास रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, हर एक एटम का मास देखना पड़ेगा। तो कौन कौन सा एटम है पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन दिया तो बचा क्या से हाइड्रोजन बचा, 5 ही तो थे, कोई छूटा तो नहीं, देख लीजिए। ठीक ठीक। तो आप देखिए पोटेशियम कितना है, तो पोटेशियम के 2 हैं, तो पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, तो पोटेशियम का एटॉमिक वेट जो होता है वो 39 होता है। तो 39 कितने एटम है 2 एटम है, तो इंटू 2 करना पड़ेगा। सल्फर का देखा जाए तो एटॉमिक वेट जो होता है वो 32 होता है, एक ही है तो 32 ही हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो याद होगा अगर आपको तो हम लोगों ने 40 कैलकुलेट किया था, 4 4 3 12 4 16 और 24 40, तो 16 इंटू 40 हो जाएगा। ठीक है। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 27 होता है, कितने एल्यूमिनियम है 6 एल्यूमिनियम है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट सबको पता है 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 48 हाइड्रोजन है, तो 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबको सॉल्व कर लीजिए, 39 2 जा 78, 32 का 32, 640 मल्टीप्लाई करिए 162 और 48। तो इनका जो मास रेशियो आएगा वो आएगा 78:32:640:162:48। अगर किसी से डिवाइड हो रहे हैं तो उठा के डिवाइड कर दीजिए और रेशियो आपका क्या हो जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा। 2 से तो साफ साफ दिख ही रहा है, बाकी आपको जिससे मनो जिससे भी कटे काट लीजिएगा, मैं यही करूंगा। तो इस तरह से हम एटॉमिक रेशियो या मास रेशियो किसी भी कंपाउंड में के मॉलिक्यूल में कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल एटम्स का। ठीक है। चलिए आगे जो अगला टॉपिक आता है बेटा दैट इज एटॉमिसिटी। क्या एटॉमिसिटी,
तो एटॉमिसिटी का मीनिंग क्या हुआ? एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? एटॉमिसिटी जो होती है हमेशा मॉलिक्यूल की होती है। क्या होती है? कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसकी एटॉमिसिटी होती है। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप present in one molecule of any compound is called its atomicity। आगे बात समझ कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम प्रेजेंट हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बोलेंगे। आगे बात समझ में, जैसे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम हैं? ऑक्सीजन के तो कार्बन का एक कितने एटम है? 3 एटम। कितने हैं? 3 एटम है। अगर मैं बात करूं H2SO4 की, तो H2SO4 के अंदर टोटल कितने एटम्स है एक मॉलिक्यूल में? 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर के, 4 ऑक्सीजन के, 4 1 6 2 8। तो 8 है, सॉरी 8 नहीं 7 है, 4 2 6 7 हुआ तो 7 हो गए। ठीक है। अगर मैं बात करूं H2 की, किसकी बात करूं? H2 हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल जो बनता है वो कैसे बनता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के 2 एटम्स के कंबाइन करने से बनता है। तो यहां पर कितने एटम्स हो गए? 2 एटम्स हो गए। आगे बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक है। और बात करूं मैं बात कर लेता हूं H2O2, ये भी एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। ये वाटर नहीं है, वाटर से डिफरेंट है। ठीक है। तो इसके अंदर बात करें तो कितने एटम्स है टोटल? 2 हाइड्रोजन के, 2 ऑक्सीजन के, मतलब 4 एटम हो गए। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 4 हो गई। आई बात समझ में नहीं आई? तो किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उनका जो सम होगा नंबर का, वो क्या कहलाएगा? उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहलाएगा। ठीक है। तो अच्छा अब देखिए, जिनकी भी एटॉमिसिटी 2 होती है उसको बोलते हैं डाई एटॉमिक। क्या बोलते हैं? डाई एटॉमिक। मान लो 3 है तो बोलेंगे ट्राई एटॉमिक। क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक। ठीक है। अगर 4 है तो उसको बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक। क्या बोलेंगे? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो 4 एटम्स के कंबाइन होने से मिला, वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम्स के कंबाइन होने से बना हुआ है, वो सेम हो डिफरेंट हो इससे फर्क नहीं पड़ता। डायटॉमिक मतलब 2 एटम्स के कंबाइन होने से एक मॉलिक्यूल बनता हो तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। अगर 4 से ज्यादा है तो फिर हम उसको बोलेंगे पॉली एटॉमिक। क्या बोलेंगे? पेंटा, बोलने को पेंटा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक, हेप्टा एटॉमिक आप बोल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या बोल देंगे? पॉली एटॉमिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पॉली एटॉमिक। ठीक है। इसीलिए अगर आप देखें तो कई बार देखते हैं जैसे O2 होता है, H2 होता है, Cl2 होता है, तो ये सब दो आपस में कंबाइन करके जो गैस बनाते हैं, तो रैंडमली जनरली लोग को सबको बोल दिया जाता है डाई एटॉमिक गैसेस बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? डाई एटॉमिक गैसेस। क्यों बोलते हैं डाई एटॉमिक गैसेस? डाई एटॉमिक गैसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन को 2 एटम कंबाइन कर जाए तो मॉलिक्यूल बन जाता है। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? हाइड्रोजन के 2 एटम से कंबाइन करने से बनता है। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है? क्लोरीन के 2 एटम से कंबाइन करने से बनता है। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है? तो नाइट्रोजन के 2 एटम से कंबाइन करने से नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो इसीलिए सबको हम लोग डायटॉमिक गैसेस भी कहते हैं। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार बात करते हैं मोनोएटॉमिक की। अगर एटॉमिसिटी 1 है, वो भी रहेगा तो लिख लीजिए। एटॉमिसिटी 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया? मोनो एटॉमिक। तो आप बोलोगे सर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते तब बनता, मोनो एटॉमिक कैसे हो गया? एक एटम कंबाइन करके कैसे मॉलिक्यूल बनाएगा? तो देखो बेटा, कई सारे ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स भी होते हैं जो इनर्ट होते हैं। जैसे दुनिया में इंसान है,
तो सभी इंसान रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं, सभी इंसान फैमिली नहीं बनाना चाहते हैं। साधु संतों को देखो, वो अपना अकेले इंडिविजुअल खुद में ही खोए रहते हैं, ना उन्हें किसी की जब, ना वो किसी से कुछ पैसा रुपया लेते हैं ना देते हैं। आजकल के साधु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, असली साधु की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, वो किसी से ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, किसी से कंबाइन नहीं करते, तो अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उनको सबको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक। जैसे आपने इनर के जैसे आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, तो ये सब नोबल गैसेस हैं, तो ये लोग अकेले ही रहते हैं हमेशा। आर्गन Ar ही रहेगा, कभी Ar2 Ar3 ये आप नहीं सुनोगे। नियॉन है तो किसी साथ कंबाइन नहीं करेगा, तो अकेला रहता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? मोनो एटॉमिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनो एटॉमिक। और बाकी अगर आपको कभी से सिंबल लिख के दे दिया जाए तो आप उसको मोनो एटॉमिक ही बोलोगे, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, नया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देखिए दैट इज आयरन। तो आयन क्या होता है, आइए देखते हैं। आयन में क्या होता है, जैसे आपने एटम्स पढ़ा है, तो जो एटम्स होते हैं प्योर, मतलब एटम प्योर तो होता है ऑब्वियसली, इंडिविजुअल एटम्स जो ये होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? कंटेन्स नो चार्ज ऑन या ऑन themselves, ठीक है। तो इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो किसी कोई भी एटम, आप हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, फ्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर्स लिए होंगे, अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं लिए तो आपको क्लास समझ में नहीं आएगी बेटा। प्लीज आई बटन पे क्लिक करके हमारे स्टार्टिंग लेक्चर्स देखिए इस चैप्टर के, तभी आपको आगे बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, भूलना नहीं, ठीक है, वरना जो पढ़ाऊंगा बेटा वो भी भूल जाओगे। खैर, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब एटम्स हैं जो कि क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अब क्या होता है, आपने पढ़ा है कि इनको सबको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है या एफिशिएंसी होती है। किसी पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, किसी पास कम होते हैं, तो कोई देना चाहता है, कोई लेना चाहता है। तो कभी भी कोई भी एटम, क्या कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, यानी कि किसी को दे दे या किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। तो जो चार्ज एटम्स होते हैं, क्या होते हैं? चार्ज एटम्स होते हैं। ऐसे एटम जो अपने ऊपर चार्ज लेके घूम रहे हो, उनको हम बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। तो जैसे कि यानी कि कोई एटम है, ठीक है, मान लीजिए उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ऐड करा लिया, ले लिया किसी से इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या हो जाएगा? उसके ऊपर मान लीजिए एटम कुछ ए एटम है, मान लीजिए कोई एटम ए है, उसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव का एक चार्ज आ जाएगा। तो अभी तक तो ये न्यूट्रल एटम था, लेकिन अब ये क्या हो गया? ये एक आयन हो गया। क्या हो गया? आयन हो गया। कैसा हो गया? निगेटिवली चार्ज आयन हो गया, -1 का चार्ज दिया कर रहा। मान लो कि ये एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता। क्या ले लेता? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो इसके ऊपर 2 का माइनस चार्ज आ जाता। अच्छा, ये बात तो सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो खुद समझिए, अगर कोई किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? भाई नेगेटिव आ गया, उसके पास नेगेटिव रहने लगा एक्स्ट्रा आके, तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 2 का माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये भी एक आयन हो गया, ठीक है। तो ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन ले ले या इलेक्ट्रॉन दे दे, तो दे गेट्स चार्ज एंड दोस एटम्स आर कॉल्ड आयंस, ठीक है, ओके। अच्छा, जरूरी, अब जैसे यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन्स दिया था इसको, ये लोग इलेक्ट्रॉन पा गए थे, कहीं से मिल गया था इनको, इलेक्ट्रॉन इनमें ऐड हो गया था। अब मान लीजिए कोई एटम है, न्यूट्रन है, और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, माइनस, है ना,
तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देगा। तो अब ये बताइए जब आप दान करेंगे तो कैसा महसूस करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे नेगेटिव महसूस करेंगे? ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव फीलिंग आएगी, अच्छे विचार आएंगे, ठीक है। तो अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉन देता है तो कैसा आता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने का ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो A प्लस आ गया, ठीक है। तो जैसे A गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो A होता, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसके ऊपर 2 का पॉजिटिव चार्ज आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने बाहर कर दिए, जिसको मर्जी हो ले जाओ। आएगा समझ में? तो ये भी क्या हो गए, आयंस ही हो गए। आएगा समझ में कि नहीं है? तो नेगेटिवली चार्ज आयंस भी हो सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं एटम, न्यूट्रल एटम प्लस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है। अगर कोई एटम है इससे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, कहीं और चला जाए, तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी कि जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने का ही चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 का चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3 चार्ज आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन गए तो 4 चार्ज आएगा, और वैसे ही जाने गए आ भी गए। 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 1 का पॉजिटिव, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 1 का नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 2 का नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन आए तो 3 का नेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 का पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 का पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3 का पॉजिटिव, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ये जो अगर आयंस है तो आयंस को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नेगेटिव आयंस जो होते हैं, क्या, नेगेटिव आयंस जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एनायंस। क्या बोलते हैं, एनायंस। आई बात समझ में? और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, ऐसे एटम्स जो पॉजिटिवली चार्ज हो, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कैटायंस। क्या बोलते हैं, कैटायंस। आई बात समझ में? नहीं आई तो क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बनते हैं आयंस, और यही आयन रिएक्शन में कंबाइन करके एक दूसरे से मॉलिक्यूल बना लेते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिए, कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an किसी भी आयन के अंदर, क्या, किसी भी आयन के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, पहली बात तो इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि उस एटम के, न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो होता है, क्या, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लिख लीजिए अच्छे से, इसको याद रखना है आपको, फंडामेंटल थ्योरी है सब। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम, ठीक है। किसी भी चीज का जितना भी एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई बात समझ में? नहीं है? जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वो भी 1 हो जाएंगे। आई बात समझ में? मान लीजिए मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे। नाइट्रोजन की बात करूं, एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। मैं क्लोरीन की बात करता हूं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17 होंगे।
सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11 ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको घर पर जाकर, लास्ट टाइम पे मैंने ही बोला था, आप वीडियो खत्म करें, इसके बाद सबसे पहले केमिस्ट्री अगर आप सीखना चाहते हैं तो एटॉमिक नंबर, मास, सिंबल, तीन चीजें बिल्कुल ऐसे रखिए जैसे इंग्लिश में आपने ABCD रखी थी। अगर आपने इनको बिल्कुल भयंकर तरीके से नहीं रखा जैसे कि ABCD होती है तो आपकी केमिस्ट्री जिंदगी भर वीक रहेगी, हमेशा खराब ही रहेगी। ठीक है, तो इसलिए पहले इन्हें जाके रखिए भयंकर तरीके से, बिल्कुल रखा, जैसे कैल्शियम बोला तो पता होगा एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, तुरंत दिमाग में रखिए। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, सब कुछ इसी से रिलेटेड। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर ही हो जाएगा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसी के आयन की, किसकी बात करें? आयन की। अब मान लीजिए आपसे किसी ने बोला H+ आयन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, क्या H+ आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, तो कैसे निकालेंगे ये बताओ। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। अभी आपको देखा +1 आ गया, तो +1 का मतलब, प्लस का मतलब होता है दे दिया, माइनस का मतलब होता है ले दिया। तो प्लस का मतलब दे दिया यानी 1+ है, यानी इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास? 0। एक ही था, वो भी दान कर दिया, तो बचेगा क्या? 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा। मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको लिखा हुआ है 2-, क्या लिखा हुआ है? -2 लिखा है या 2- लिखा है, या 2 साइन बने माइनस के, तीनों एक ही बात। ठीक है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो पहले आप देखिए न्यूट्रल ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे। अब 2 का माइनस है, इसका मतलब इसने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन का और जुगाड़ कर लिया, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यानी कि O2- के पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, बल्कि O के पास 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। मान लीजिए नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन पे मान लीजिए लिखा हुआ है -3, कितना लिखा हुआ है? -3 लिखा हुआ है। तो जब नाइट्रोजन पे -3 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया नाइट्रोजन के पास होते कितने हैं? न्यूट्रल में 7 होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 है, लेकिन 3 -4 लेके घूम रहा है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी और का भी रख लिया अपने पास, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें और बढ़ गए होंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आई बात समझ नहीं आई? क्लोरीन की बात करते हैं, मान लीजिए क्लोरीन के ऊपर -1 है, कितना है? -1 है। तो क्लोरीन के ऊपर -1 है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो पहले क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन देखिए, फिर -1 पे देखेंगे। तो क्लोरीन के अंदर 17 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। -1 का चार्ज है, इसका मतलब ये किसी एक बंदे का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन छीन के घूम रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और बढ़ गया होगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। आई बात समझ में? सोडियम की बात करते हैं, सोडियम Na+ के फॉर्म में मिला, ठीक है, तो Na+ के फॉर्म में मिला, मतलब कहने का क्या हुआ कि सोडियम के पास कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? तो पहले तो 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास होते हैं, सोडियम प्लस की बात कर रहे हैं, यानी कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान में देके पॉजिटिव होकर घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया इसका मतलब। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से निकल जाएगा, तो काम हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितने बचेंगे इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। आएगा समझ में नहीं आएगा? तो इस तरह से आप किसी भी आयन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, आयंस 2 टाइप के, कैटायन, एनायन। अब हम बात करें इनकी, तो ये क्या है? कैटायन है, ये भी एनायन, ये भी एनायन, ये भी एनायन, ये कैटायन। पॉजिटिव चार्ज कैटायन, नेगेटिव चार्ज एनायन। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इस तरह से हमारा आयन भी साफ हो जाता है। ठीक है, तो काफी लंबा लेक्चर हो गया है, कितने मिनट हो गए? 53। चलिए ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आज आयन तक पढ़ लिया है, और आगे नेक्स्ट लेक्चर पे आगे का चैप्टर करेंगे, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो आवर चैनल्स ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, और कमेंट करते रहिए दोस्तों को शेयर करते रहिए। और प्लीज अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, आप पढ़ के चले जाते हैं मगर कमेंट नहीं करते, ठीक है, तो प्लीज कमेंट भी करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।